हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ लिया था। उसके बाद आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। 21वें क्वेश्चन में दिया गया है अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, किसी निश्चित, यहाँ पर लिखा है निश्चित, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अच्छे सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निश्चित तापमान और निश्चित तापमान पर तो स्थिर रहेगा बट सुचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है। ऐसा मीटर जो वोल्टेज को मापेगा क्या कहलाएगा? दिया गया है टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। तो वोल्टेज को जो मेजर करता है वो वोल्ट मीटर होता है। टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर की अगर हम बात करेंगे, टेकोमीटर क्या करता है? वायुयानों तथा मोटर गति को मापता है। ये टेकोमीटर का काम होता है। अगला दिया गया है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का काम होता है एसी और डीसी के करंट को मेजर करता है। एसी और डीसी के करंट को मेजर करता है, मापता है। अगला दिया गया है ओम मीटर। ओम मीटर क्या काम होता है? ओम मीटर में ये रेजिस्टेंस के लिए यूनिट है, ये रेजिस्टेंस के लिए इसका यूनिट है, मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है मीटर जो प्रतिरोध को मापता है कहलाता है। मीटर, ऐसा मीटर जो प्रतिरोध को मापता है क्या कहलाएगा? अमीटर कहलाएगा, टेकोमीटर कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा या ओम मीटर कहलाएगा? अब बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध मापता है, तो प्रतिरोध जो मापता है वो डी पार्ट होता है, उसका आंसर ओम मीटर। अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापना। अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापता है। टेकोमीटर क्या करता है? वायुयानों की गति को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्टेज को मापता है। ये किसे मापता है? वोल्टेज को मापता है। ओम मीटर ही है ऐसा जो क्या करेगा? प्रतिरोध को मापेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो परावैद्युतांक स्थिरांक होता क्या है? सबसे पहले देखिए, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, एक के बराबर होता है या शून्य होता है। परावैद्युतांक जो होता है उसे प्रदर्शित करते हैं के की तरह, इसे बोलते हैं कप्पा। इसकी जो वैल्यू होती ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती। आंसर हमारा हो जाएगा 24 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा या मिली वोल्ट होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओम। प्रतिरोध को जो मेजर करेगा वो ओम्स होगा, OH एम्स। ठीक है। वोल्ट क्या करेगा? वोल्ट तो वोल्टेज को मेजर करेगा। जो वोल्ट होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। एम्पियर करंट को मेजर करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है पदार्थ में चालन नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया है समान पदार्थ के तार में, बी में दिया गया है असमान पदार्थ के तार में, सी में दिया है समान विद्युत वाहक बल के तार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है एसी परिपथ में धारा की दिशा। एसी कोई परिपथ दिया गया है, उसमें धारा की दिशा किधर होगी? तो एक ही दिशा में हो भी सकती है, नहीं भी, हमेशा एक ही दिशा में होती है, पल से पल में बदलती रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट। एसी की पहले हम बात कर लेते हैं। एसी होता क्या है?
एसी धारा इस तरीके से होती है जो साइन वेव की तरह चलती है। एसी जो धारा होती है वो साइन वेव की फॉर्म में चलती है। अब इसमें क्या होता है, ये समय के साथ परिवर्तन करती रहती है, पल पल में बदलती रहती है। इसका कहने का मतलब क्या है, पल पल बदलती रहती है, समय के साथ देखिए यहाँ पर परिवर्तन कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। 3 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है वो 50 मिली एम्पियर हो जाएगी। आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। उसके सतहों के क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, उपरयुक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरयुक्त सभी। 29 का डी पार्ट हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए इसे भी। सी बराबर होता है के ए एफ साइलेंट अपॉन डी होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए किसके किससे डिपेंड करेगा, देखिए सबसे पहले दिया गया है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी करेगा, देखिए डी दिया गया है इसमें, और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी करेगा। के जो होता है एक परावैद्युतांक माध्यम होता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो आंसर हमारे चारों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी की जो धारिता होती है कितनी होती है। ए में दिया गया है इकाई, बी में होता है 0, सी में 711 माइक्रोफैरड और डी में दिया गया है अनंत। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 का डी। जो वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। बैटरी को अगर देखिए अगर हम अर्थिंग करते हैं तो ये पृथ्वी की धारिता अनंत हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। ए में दिया गया है आयन, बी में दिया गया है होल्स, सी में दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी में दिया गया है न्यूट्रॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, आयन होगा। अगर वैद्युत अपघट्ट की बात करेगा तो वो आयन विधि द्वारा होता है। धारा का प्रवाह किसकी वजह से होगा, आयन की वजह से। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो विद्युत अपघटन होता है किस स्रोत द्वारा होता है, अगर तुमसे पूछा जाए किस स्रोत द्वारा होता है तो बताओगे कि वैद्युत का जो अपघटन होगा वो डीसी स्रोत द्वारा होगा। किस स्रोत द्वारा होगा, डीसी स्रोत द्वारा होगा। अगर यहीं कहीं पे तुमसे पूछ दिया जाए जल का जब अपघटन होता है तो क्या बनता है, तो जल का अगर अपघटन होता है तो क्या बनता है, तब बताओगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अपघटन में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को वोल्टेज, आवेश, विद्युत धारा या विभव किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरा 32 का सी पार्ट हो जाएगा। 32 का सी पार्ट हो जाएगा विद्युत धारा। किसी चालक में चार्ज के कारण जो गतिमान दर होता है वो विद्युत धारा की वजह से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ओम्स नियम लागू नहीं होता है। ओम्स नियम किस पर लागू नहीं होता है, डीसी सर्किट, उच्च विद्युत प्रवाह, छोटे प्रतिरोधक, सेमीकंडक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो ओम का नियम है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए यानी कि अर्धचालक पर वैलिड नहीं होता है, अर्धचालक पर वैलिड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो
कम होता है। कब कम होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, यहाँ पर बढ़ लिखा है, बढ़ जाए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक कर दी जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती हैं। ए में दिया गया है समान एवं भिन्न भिन्न, बी में दिया गया है भिन्न भिन्न एवं समान, सी में दिया गया है दोनों समान, डी में दिया गया है दोनों भिन्न भिन्न। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट में दिया गया है समान एवं भिन्न भिन्न। अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो विभव और विद्युत धारा समान एवं भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए निम्नतम आवश्यकताएं हैं। पहला दिया गया है वोल्टेज स्रोत, दूसरा दिया गया है चालक अचालक अमीटर, या फिर बी पार्ट में देखेंगे वोल्टेज स्रोत एवं चालक दिया गया है। सी पार्ट में देखेंगे वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं प्रतिरोध दिया गया है। डी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो दिया गया है वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में लिखा है, लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण पर आधारित होता है? लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आवेश दिया गया है, प्रेरित धारा दिया गया है, ऊर्जा दिया गया है, प्रेरित ईएमएफ दिया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट। जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर दिए गए हैं वोल्टता को धारा से गुणा करके, या बी पार्ट में दिया गया है वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, और ये सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वोल्टता में धारा का गुणा कर दिया जाए तो शक्ति क्या हो जाती है? P बराबर VI हो जाता है, और वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित कर दिया जाए तो आंसर हो जाता है V²/R। धारा के वर्ग का वर्ग कर दिया जाए और R से गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू ये आ जाती है। तो P बराबर VI आ गया और V²/R आ गया, I²R आ गया। तो ये सभी जो होते हैं शक्ति के सूत्र होते हैं, ये सभी पावर के फार्मूले होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट सभी। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप, ए में दिया गया है धीमी रोशनी देंगे, बी में दिया गया प्रभावित नहीं होंगे, सी में दिया गया है अधिक रोशनी देंगे, डी में दिया गया है बुझ जाएंगे। तो 39 में प्रभावित नहीं होंगे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 देखते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर शून्य होगा या इकाई होगा, अनंत होगा, धारा पर निर्भर करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य के बराबर होता है।